स्पॉटलाइट कार्यक्रम की दर्शकों अगली कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिसने ज़िंदगी के बेहतरीन 25 साल जन सेवा को और समाज सेवा को समर्पित कर दिए। कोई भी मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, आपको उनकी तस्वीर लगातार नज़र आती आ रही है। चाहे वो विदेशी भी मीडिया क्यों ना हो, उनमें भी उनकी तस्वीर जो है वो सुर्खियों में खबरों के साथ छाई रहती है। मेरी मुराद है नेशनल अकाली दल के प्रधान परमजीत पम्मा जी। पम्मा जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दर्शकों, परमजीत पम्मा जी को आपने पहचान लिया होगा। अब पम्मा जी, मेरा पहला सवाल है आपसे कि ये 25 साल की ज़िंदगी ये एक बहुत बड़ा लम्हा होती है, बहुत जिसे कहते हैं बेशकीमती। जब कॉलेज के लड़के बाहर निकलते हैं वो मस्ती का आलम में ढूंढना चाहते हैं, अपनी मस्ती तलाश करना चाहते हैं, लेकिन आपने हर वक्त, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे प्याज महंगा बिक रहा हो तब आपने प्याज सस्ते दामों पर बेचे, जब दालें महंगी थी तो दालें सस्ते दामों पर बेची। ये सब करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरे फादर जो थे, पिताजी जत्थेदार त्रिलोचन सिंह जी, उनसे आई। क्योंकि वो जिस प्रकार मैं देखता था, जब मैं स्कूल में था तो वो जाते थे, आंदोलन करते थे, तो उसमें मैं देखते हुए कुछ ना कुछ करता रहता था, उनके साथ जाता रहता। मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं भी एक आंदोलनकारी बनूंगा। मुझे एक चाहिए थी, एक हसीन लाइफ चाहिए थी, जो खेलने कूदने वाली, सब कुछ घूमने वाली। मगर 1995 में जब उनकी डेथ हुई तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। उसको मैंने लेकर फिर मैंने थोड़ी बहुत भगत सिंह जी के ऊपर देखा, चंद्रशेखर आज़ाद पर देखा, और भी चीज़ें देखी। तो मुझे लगा जब ऐसे लोग हमारे देश में हैं, तो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, देश के लिए लड़ मिटने के लिए तैयार रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं एक आम बंदा अब अपने जो देशवासियों के लिए कुछ कर पाऊँ। और इसी को लेकर मैं आगे चलता गया। जो परिवार की विरासत, जो परिवार की संस्कृति, जो परिवार की परंपराएं, जो परिवार की, जिसे आप कहते हैं कदरा कीमता, पंजाबी में हम कहते हैं, यानी कि जो मॉरल वैल्यूज़ है, जो सामाजिक दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, अब वो विरासत में आपको मिली। जब आपने पहला कदम इस दिशा की ओर बढ़ाया तो सबसे पहला काम क्या किया था? देखो, सबसे पहले तो मैंने नौजवान सिख समाज बनाया था, मैं आपको बताऊं। उसमें मैं थोड़े बहुत लोगों की समस्याएं उठाता था, मगर ये लगता था ये लड़के हैं, ये क्या करेंगे? ये तो ऐसे ही है, ये 4 लड़के हैं, मीडिया भी नहीं उसको कवरेज करता था और कोई अफसर भी नहीं उसको सुनते थे। फिर हम कुछ यार दोस्त बैठे तो सलाह हुई कि एक ऐसा नाम होना चाहिए जो लोगों को एक बाए और आवाज़ दूर तक जाए। तो वो उसलिए हमने नेशनल अकाली दल का गठन किया। देखिए, ये नेशनल अकाली दल, जो नाम जरूर अकाली दल आ जाता है, मगर इसका मेन मकसद है आम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे देश में हो, विदेशों में, हमारे भारतीयों को कहीं पर दिक्कत आई हो, या जिस प्रकार भी हमें लगता हो कि इस मुद्दे के ऊपर हमें लड़ना चाहिए। आपने देखा कि आपने ही जैसे बताया महंगाई के ऊपर, हमने देखा जब दालें 70 रुपये किलो दालें 200 रुपये किलो पहुंच गई तो धर मचने लग गई। तो हमने वो दालें 20 रुपये किलो बेची। तो बेचने के बाद सरकार जागी, शीला दीक्षित सरकार ने उसको फिर 40 रुपये किलो दिल्ली में बेचना शुरू किया ट्रकों पे। ऐसे ही जब प्याज महंगा हुआ, 70 रुपये किलो पहुंच गया, हमने 9 रुपये किलो बेच दिया। मेरा मकसद ना तो किसी सरकार को गिराना है, ना सरकार बदलने का है, ना किसी प्रकार का है, ना सरकार में जाने का। मेरा मकसद रहा है सरकार को जगाने का, क्योंकि आम लोगों की जो बात है वो सरकार तक पहुंचाने का। क्योंकि जो विपक्ष होता है वो ये चाहता है कि जब इलेक्शन आएंगे तभी हम उठाएंगे, मगर हम समय समय पर सरकार को हर बात बताते रहे हैं कि इस प्रकार यहां पर गलत हो रहा है और इसको रोके। क्योंकि सिस्टम जो है हमारा, वो जंग लग चुका है सिस्टम को, वो सरकार को ऊपर तक बताता ही नहीं है क्या नीचे गलत हो रहा है। अच्छा पम्मा जी, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब आपने सामाजिक जीवन में, यानी कि पब्लिक लाइफ की एक लंबी यात्रा की शुरुआत की, तब से लेकर के और आज का माहौल, उसमें क्या अंतर, क्या है, क्या डिफरेंस है? काफ़ी अंतर आ चुका है, काफ़ी अंतर आ चुका है। कारण क्या है कि पहले एक आंदोलनकारी को बड़े इज्जत मान से देखा जाता था। कोई बात उठाते थे, जो नेता जिसके खिलाफ भी उठाई, जब मैंने प्याज बेचे, मदन लाल खुराना जी ने मुझे, जबकि बीजेपी सरकार थी, खुराना जी ने शाबाशी दी, चलो भाई अच्छा काम किया। शीला दीक्षित जी के खिलाफ मैंने दालें बेची, उन्होंने भी ये कहा चलो पब्लिक की आवाज़ उठाइए, कभी उन्होंने गलत। आज की डेट में हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो लोग हमें कई ऐसी पार्टियों के लोग टिचकर करते हैं कि भाई ये तो पेट्रोल महंगा है तो तुमने पेट्रोल पीना है, तुमने वो करना है। अरे भैया देखिए,
सरकारें हमारी अपनी हैं, हम अपनी सरकार को नहीं जगाएंगे तो किसको जगाएंगे? हमें सरकार को बताने का एक जरिया वही होता है धरना प्रदर्शन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी कोई गलत होगा तो सरकार को हमने ही चुन के भेजा है, हमारी माई बाप है। जब हम कहीं कुछ होता है तो अपने माँ बाप के आगे बोलते हैं ना, तो सरकारें हमारी माई बाप है, हम उनके आगे नहीं बोलेंगे, किन के आगे बोलेंगे? तो इस प्रकार के कई धमकियां भी आ जाती हैं, कई बार कुछ हो जाता है, ये दूसरी पार्टी ने करवा दिया होगा या कुछ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप तो जानते हैं हरीश जी, 25 साल से कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती परमजीत सिंह पम्मा ने अपना बायोडाटा हमें दिया कि हमें टिकट दो, या मैंने कोई काउंसलर एमएलए एमपी के लिए किसी से मांग की या किसी चेयरमैन के लिए मांग की। मैं एक सड़कों का बंदा हूं, सड़कों पे ही रह के प्रदर्शन करता रहता हूं और उसी पे ही बड़ा खुश रहता हूं, क्योंकि मुझे किसी सीट पर नहीं बैठना। आपको पद की लालसा नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन एक आंदोलनकारी का खिताब हासिल करना और अपनी एक पुख्ता पहचान समाज में बनाना, इसकी यात्रा में क्या क्या मुश्किलें आई? और मुझे बहुत मुश्किलें आई, शारीरिक मुश्किलें आई, कहीं पर बिजनेस में भी काफ़ी नुकसान हुआ। अब मुझे 3 स्टेंट लगे हुए हैं जी। तो फिर भी मुझे डॉक्टरों ने मना किया। जिस टाइम मेरा तीसरा ऑपरेशन हो रहा है, स्टेंट लग रहा था, तो उन्होंने कहा भाई अब आपको चीखना चिल्लाना नहीं है। मैंने उसी टाइम कहा, मैंने डॉक्टर साहब अब तो मैं आयरन मैन बन गया हूँ, मैं स्टेंट मैन बन गया हूँ, अब क्यों नहीं चलाना, अब तो ज़्यादा मेरे में ताकत आ गई है। तो ये जो ताकत है, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, उनसे आती है। मैं उन्हीं को लेकर आगे चलता हूं, उन्हीं की समस्या को लेकर सरकार तक जाता हूं। मैं आपको बताऊं, जब कोरोना काल हुआ, हर पार्टी ने, हर सरकार ने क्या किया कि भाई जो लो क्लास है उनके यहाँ राशन भी पहुंचाया, सब कुछ पहुंचाया, बड़ी अच्छी बात थी, कोई बुराई नहीं थी। मगर मीडियम क्लास की ओर किसी ने नहीं देखा। मुझे ये दुख हुआ, मुझे ये लगा कि जब मुझे कोई दिक्कत आएगी, मेरा पड़ोसी नहीं पूछने आएगा कि तुम्हारे घर। मैंने एक मुहिम चलाई कि अपने घर के बाहर व्हाइट कपड़ा टांग दो। तो उस मुहिम के नाते हम जिसके घर के बाहर व्हाइट कपड़ा टांगा, हम उसके घर में पूछने जाएंगे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो क्या चीज की जरूरत है। ऐसे ऐसे आपको परिवार बताऊं, मेरे आंखों में रोना आ गया कि ऐसे ऐसे परिवार थे जिनके घर में खाने को राशन, क्योंकि 3 महीने का लॉकडाउन कम थोड़ी था। तो ये चीजें, मैं ऐसी मुहिम चला के खुश हूं। मुझे मुश्किलें जब भी आई हैं, मैंने उसको बड़ी हंसी से टाल दिया है, चाहे किसी प्रकार की भी आई हो। अब बिजनेस की है, बिजनेस का नुकसान होता है, जब भी आंदोलन में जाओगे बिजनेस अपने आप डिस्टर्ब होगा, मगर मुझे उसको बिजनेस का नहीं है। मैं देखता हूं मेरा परिवार भी है, मेरी 2 बेटियां, 1 बेटा है, मगर मैं उनसे ज्यादा उन बच्चों को देखता हूं जो समाज के बच्चे हैं, कि ये भी मेरे बच्चे हैं। अगर मेरी बच्चियों को ये दिक्कत आई होती तो उस समय भी तो मैं कुछ बोलता ना, तो ये भी तो मेरे बच्चे हैं ना, तो तभी मैं इस आंदोलन को लेकर चल रहा हूं। तो मम्मा जी, अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। शिक्षा संस्थाओं का एजुकेशन में बहुत बड़ा योगदान है, और एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि सबको शिक्षा, सबको शिक्षा, एक बहुत बड़ा नारा है। लेकिन सवाल ये है कि आपने एक मुहिम चलाई थी कि हर बच्चे को दाखिला मिले, लेकिन वो स्थितियां अभी बन नहीं पा रही, क्योंकि इस बार तो वैल्यूएशन के हिसाब से रिजल्ट आया है। जो आकलन स्कूलों ने किया उसमें 100% मार्किंग के लिए बहुत सारे बच्चे हैं। इसका बाद दिल्ली की यूनिवर्सिटी में 70,000 सीटें हैं और अप्लाई करने वाले हैं 3 लाख से ज़्यादा। बिल्कुल सही बात। ऐसे में कैसे दाखिला मिलेगा? मैं मैं वही बात आपकी कहना चाहूंगा हरीश जी, आपको पता होगा, आप देखते आ रहे हो, यूनिवर्सिटी हमारी यहाँ 2 ही हैं, एक नॉर्थ यूनिवर्सिटी, एक साउथ यूनिवर्सिटी। आप देखिए जो ईस्ट है वो गाजियाबाद पार कर गया, गाजियाबाद तक पहुंच गया, वेस्ट द्वारका पार कर गया। क्यों नहीं यूनिवर्सिटियां खोली जा रही? आज सरकारें जो बड़ी बड़ी आती हैं, दावे करती हैं हम बच्चों पे एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। जब लड़की के दाखिले की बात आती है तो कॉलेजों में जगह नहीं होती। क्यों नहीं जगह होती भाई? जब ये जो 100% लिस्ट का कारण पता क्या है? कॉलेज में सीटें कम है। अगर सीटें हो तो यही लिस्ट आ जाएगी 70-75% में। क्योंकि कारण क्या है, जब किसी दुकानदार के पास सामान कम होगा ना तो गाहक ज्यादा होंगे तो वो अपना रेट बढ़ा देता है। आज जरूरत है हमें कॉलेज खोलने की, हमें जगह जगह यूनिवर्सिटियां बनाने की और उसके ऊपर काम करने की। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जब 95% लड़की भी कोई बच्चा लाता है, उसका दाखिला नहीं मिलता, वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसके परिवार डिप्रेशन में चले जाते हैं। और खासकर लड़कियों को क्या मुश्किल आती है, जो मीडियम क्लास लो क्लास की होती हैं, तो उनके माँ बाप कहते हैं हमारे पास तो पैसे हैं नहीं है, हम तो दाखिला नहीं करवा सकते प्राइवेट में, तुम ऐसे करो या तो नौकरी कर लो या तुम्हारी शादी कर दे। उसी दिन उसके सपने टूट जाते हैं। तो मेरा ये मकसद है कि हम चाहते हैं हमारा हर बच्चा पढ़े,
हर बच्चा पढ़ेगा तो ये समझो देश की तरक्की भी होगी, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई किसी प्रकार की भी आगे की देश की तरक्की में अपना योगदान देगा। आज आपने देखा कोरोना काल का, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, किस प्रकार डॉक्टरों की हमें मुश्किल हुई, किस प्रकार हमें नर्सों की मुश्किल हुई। क्यों? क्योंकि हम लोग एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। यही एजुकेशन के ऊपर हम ध्यान दें तो आने वाले समय में हमें यह मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी, हमें विदेशों से कोई भी चीज नहीं मांगनी पड़ेगी, हमारे देश में ही वो चीज उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, परमजीत पम्मा जी ने बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया है कि हमें अपने सिस्टम को सुधारना होगा। सिस्टम को सुधारना जिसमें जंग लग चुका है, और सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं होती बल्कि जनता की भी होती है। जनता को उसे जगाना पड़ता है। तो पम्मा जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हरी जी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।